इतिहास में कुछ सेनाएं सिर्फ युद्ध नहीं जीतती, वे एक ऐसा डर पैदा करती है जो तलवार से पहले दिलों को तोड़ देता है। ऐसा डर जो शहरों को लड़े बिना झुका देता है। ऐसा डर जो सम्राटों को ताज छोड़ने पर मजबूर कर देता है। 13वीं शताब्दी में यूरेशिया की विशाल धरती पर एक नाम ऐसा ही डर बन चुका था। मंगोल, चीन से लेकर फारस तक, समरकंद से लेकर बगदाद तक, जहां भी मंगोल पहुंचे वहां दीवारें गिरी, शहर जले और इतिहास रुक गया। कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जो उन्हें रोक सके, कोई सेना इतनी अनुशासित नहीं थी जो उनके सामने टिक सके, कोई राजधानी इतनी मजबूत नहीं थी जो सुरक्षित रह सके। और फिर 1299 में यह डर भारत की ओर बढ़ा। इतिहास कहता है इस कहानी का अंत पहले से लिखा हुआ था, लेकिन इतिहास को नहीं पता था कि दिल्ली इस कहानी को खत्म नहीं, बदलने वाली थी। आप देख रहे हैं विरासत इंडेक्स, जहां भूली हुई लड़ाइयां साम्राज्यों का भविष्य बदल देती है। एक सदी से भी ज्यादा समय तक मंगोलों का साया भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंडराता रहा। यह कोई एक युद्ध नहीं था, यह कोई एक आक्रमण नहीं था, यह एक लगातार दबाव था, जैसे कोई चट्टान धीरे धीरे दीवार को घिसती जा रही हो। 1221 से लेकर लगभग 1327 तक पंजाब और सीमावर्ती इलाके बार बार रौंदे गए। समकालीन इतिहासकार एक बात साफ लिखते हैं, जो शासक उत्तर पश्चिम को नहीं संभाल सका वो शासक कहलाने के योग्य नहीं था। महान मंगोल साम्राज्य टूट चुका था, लेकिन उसका डर नहीं। मध्य एशिया में चगताई खानात अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। इसका शासक दुआ खान लगातार सीमाओं की परीक्षा ले रहा था। पहले के हमले छापेमारी जैसे थे, तेज, क्रूर, लेकिन अस्थायी। लेकिन 1299 में कुछ बदल गया। 1299 में दुआ खान ने अपने पुत्र कुतलू ख्वाजा को भेजा। यह कोई लूट का अभियान नहीं था, यह एक कब्जे की योजना थी। इतिहासकारों के अनुसार इस सेना में लगभग 1 लाख मंगोल योद्धा थे, लेकिन संख्या से भी ज्यादा डरावनी थी। एक और बात, इस सेना के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। यह संकेत था मंगोल दिल्ली को बसाना चाहते थे, जलाना नहीं। जैसे जैसे मंगोल आगे बढ़े एक अजीब बात सामने आई। उन्होंने रास्ते के कस्बों और गांवों को लूटा नहीं, उन्होंने मजबूत किलों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि जो जमीन तुम्हारी होने वाली हो उसे जलाया नहीं जाता। उनका लक्ष्य एक था, दिल्ली। जब मंगोल कीली पहुंचे, दिल्ली कांप उठी, बाजारों में भगदड़ मच गई, अनाज गायब होने लगा, कीमतें आसमान छूने लगी, मस्जिदें और सराय शरणार्थियों से भर गई। मंगोल अब सीमाओं पर नहीं थे, वे राजधानी के दरवाजे पर थे। इस संकट के समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में भी नहीं था, वो गुजरात में था। किसी और राज्य में यह विनाश होता, लेकिन दिल्ली नहीं टूटी, क्योंकि अलाउद्दीन पहले ही राज्य को बदल चुका था। वो जानता था दीवारों के पीछे छुपना धीमी हार होगी, इसलिए उसने एक जोखिम लिया। दिल्ली की सेना शहर से बाहर निकली। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। एक ऐसी सेना जो शायद संख्या में कम थी, अब मंगोलों के सामने खड़ी होने जा रही थी। अलाउद्दीन की असली ताकत तलवार नहीं थी, वो थी व्यवस्था। उसने बाजारों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, कीमतें तय की गई, जमाखोरी कुचली गई, तस्करी सजा योग्य बनी। सैनिकों को कम वेतन मिलता था, लेकिन जीवन सस्ता था। घोड़ों को ब्रांड किया गया, नकली सैनिक हटाए गए। ये सेना अब भीड़ नहीं थी, ये एक मशीन थी। मंगोलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार थी, लेकिन अलाउद्दीन ने उस रफ्तार का जवाब तैयारी से दिया। दिल्ली में एक स्थायी सेना थी जो कभी भंग नहीं होती थी। हर घोड़े पर सरकारी निशान था, हर सैनिक का रिकॉर्ड मौजूद था। नकली सैनिक नहीं, किराए के घोड़े नहीं। जब युद्ध का समय आया तो सेना को इकट्ठा करने में महीने नहीं लगे, सिर्फ दिन लगे। कीली के मैदान में दो दुनिया टकराने वाली थी। एक और तेज घूमती तीरों से लड़ने वाली मंगोल घुड़सवार सेना, दूसरी ओर हाथी, भारी कवच और स्थिर पंक्तियां। यह केवल युद्ध नहीं था, यह युद्ध की परिभाषा का टकराव था। यहां पर कहानी रुकती है ठीक उस क्षण
जब युद्ध शुरू होने वाला है। कीली का मैदान उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। हवा में धूल थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। दोनों सेनाएं एक दूसरे को देख रही थी। यह वही क्षण था जिसके लिए पूरी शताब्दी से मंगोल दुनिया को डराते आए थे, और यह वही क्षण था जब दिल्ली को साबित करना था कि वो सिर्फ बचाव नहीं कर सकती, बल्कि सामना भी कर सकती है। अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को भावनाओं से नहीं, संरचना से लड़ रहा था। उसने अपनी सेना को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा। हर हिस्से का काम तय था, हर कमांडर की सीमा तय थी। बीच में खुद अलाउद्दीन। उसका उद्देश्य साफ था, सेना को एक साथ रखना। और फिर मंगोलों ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं देखा था। सैकड़ों हाथी लोहे के कवच में ढके हुए, माथों पर मोटी प्लेटें, घंटियों की गूंज। ये हाथी सिर्फ हथियार नहीं थे, वे दीवार थे। मंगोल घोड़ों के लिए एक डरावना सपना। मंगोलों की युद्ध शैली सदियों से एक जैसी थी। तेज हमला, तीरों की बारिश, दुश्मन की पंक्तियां तोड़ना और फिर घेर कर समाप्त करना। लेकिन यहां कुछ भी उनकी उम्मीद जैसा नहीं था। दिल्ली की सेना न भागी, न टूटी, न आगे बढ़ी। वो खड़ी रही। तीरों की पहली बौछार हवा में उठी, लेकिन कवच ने ज्यादातर वार रोक लिए। दिल्ली की पंक्तियां हिली नहीं। और फिर हाथियों ने आगे कदम बढ़ाया। धरती कांप उठी। युद्ध के बीच एक व्यक्ति था जो इंतजार नहीं कर सकता था। जफर खान। वो पहले भी मंगोलों से हार चुका था और आज वो बदला चाहता था। उसने मौका देखा और बिना आदेश के उसने हमला कर दिया। जफर खान का हमला भीषण था। मंगोलों की बाई पंक्ति डगमगा गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो इतिहास बदल गया हो। लेकिन मंगोल इतनी आसानी से नहीं टूटते। जो पीछे हटना लग रहा था, वो पीछे हटना नहीं था, वो जाल था। जफर खान उत्साह में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वो मुख्य सेना से कट गया। चारों ओर मंगोल घुड़सवार। मंगोलों ने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया। इतिहास कहता है जफर खान ने इनकार किया। उसने लड़ना चुना और वहीं वो गिर पड़ा। अब एक सवाल उठता है, अलाउद्दीन ने मदद क्यों नहीं भेजी? समकालीन इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं ईर्ष्या थी, लेकिन आधुनिक इतिहास कुछ और कहता है। अगर रिजर्व सेना आगे बढ़ती तो पूरी दिल्ली की सेना घेर ली जाती। अलाउद्दीन ने एक व्यक्ति को खोया, लेकिन पूरी सेना को बचा लिया। जफर खान गिर चुका था, लेकिन दिल्ली नहीं टूटी थी। और अब कुछ अजीब होने वाला था। मंगोल रुक गए। अब मंगोलों को पूरी ताकत से आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वे रुके। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कोई निर्णायक हमला नहीं हुआ। यह चुप्पी खतरनाक थी। इतिहासकार बताते हैं कुतलू ख्वाजा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। और मंगोल युद्ध में नेतृत्व ही सब कुछ होता है। कमान टूटा, आदेश धीमे पड़े, आत्मविश्वास डगमगाया, और समय अब दिल्ली के पक्ष में था। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी।